बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर 2 में हम गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स पे बात करेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन में गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स पे बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैलेक्सीज क्या होती हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो गैलेक्सी बहुत ह्यूज कलेक्शन है जिसके अंदर गैस है, जिसके अंदर डस्ट है और इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और उन हर स्टार के साथ, हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं या जुड़े हुए होते हैं। तो इसको गैलेक्सीज कहते हैं। तो एक गैलेक्सी जो है वो कॉम्बिनेशन है गैस का, डस्ट का, स्टार्स का और उन स्टार्स के सोलर सिस्टम्स का, जो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। Some scientists estimate that there could be as many as 100 billion galaxies in the universe. साइंसदानों का ख्याल है कि दुनिया में 100 अरब गैलेक्सीज के करीब मौजूद हैं। तो ये दुनिया बहुत वसी है, यूनिवर्स बहुत वसी है और इसमें 100 अरब के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। The largest contain trillions of stars and can be more than a million light years across. जो बड़ी गैलेक्सीज हैं उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ स्टार हो सकते हैं और उनका वसअत इतनी ज़्यादा है कि वो मिलियन लाइट ईयर्स जो है वो उनका डिस्टेंस हो सकता है। द स्मॉलेस्ट कैन कंटेन अ फ्यू हंड्रेड स्टार्स एंड स्पैन जस्ट अ फ्यू हंड्रेड लाइट ईयर्स। जो छोटी गैलेक्सीज हैं उसमें चंद हज़ार के करीब स्टार्स हो सकते हैं और उनकी जो स्पैन है वो चंद 100 लाइट ईयर्स तक का हो सकता है। तो गैलेक्सीज डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट मेजर्स के हिसाब से यूनिवर्स में मौजूद है। मोस्ट लार्ज गैलेक्सीज हैव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट देयर सेंटर, सम बिलियंस ऑफ टाइम्स द सन्स मास। कुछ गैलेक्सीज इतनी बड़ी हैं कि उनके अंदर सुपर मैसिव होल्स हैं और उन होल्स का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका साइज़ हमारे सूरज के साइज से बाज़ दफ़ा कई बिलियंस टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं इन गैलेक्सीज के अंदर। Galaxies come in a variety of shapes, mostly spiral, elliptical, peculiar and regular. गैलेक्सीज की बहुत सी वेराइटीज़ हैं और इनकी शेप के हिसाब से इनको मुख्तलिफ वेराइटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं वो स्पायरल हैं और एलिप्टिकल हैं, पेकुलियर किसी मखसूस साइज़ की हैं, शेप की हैं और इरेगुलर हैं। तो मोस्टली ये तीन बड़ी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है: स्पायरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। मोस्ट गैलेक्सीज आर बिटवीन 10 बिलियंस एंड 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। गैलेक्सीज उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यूनिवर्स है, लेकिन ज़्यादातर तादाद गैलेक्सीज की जो है वो 10 बिलियन से 13.6 बिलियन ईयर्स तक है। और कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं, सम आर अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एंड द यंगेस्ट इज़ 500 बिलियन ईयर्स अगो। और कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो जब यूनिवर्स बनी तो उसके साथ ही बन गई थी, और कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो 500 मिलियन साल पहले बनी है। तो इसका मतलब ये है कि गैलेक्सीज की फॉर्मेशन अभी हो रही है और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, जिन जिन एरियाज़ में यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है वहाँ वहाँ नई गैलेक्सीज भी बन रही हैं। गैलेक्सीज की जो तीन शेप्स मैंने बताई हैं, जिसमें मैंने स्पायरल और एलिप्टिकल और इरेगुलर, तो इसकी शेप ऐसी है, ये स्पायरल है, ये एलिप्टिकल है और ये इरेगुलर है। कुछ इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज के नाम हैं: एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ये नज़दीक तीन गैलेक्सी जो हमारे मिल्की वे के पास है वो एंड्रोमीडा है। और लार्ज मैगेलिनिक क्लाउड, एंटेनाए गैलेक्सी, कार्टव्हील गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी, सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, मिल्की वे, ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा सूरज है, ज़मीन है हमारी, हम इस गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हम रहते हैं। और ब्लैक आई गैलेक्सी एंड कॉमेट गैलेक्सी, तो ये कुछ गैलेक्सीज के इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज के नाम हैं। गैलेक्सीज कैन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स अबाउट 100 आर फ्यूअर मेंबर्स हेल्ड टुगेदर बाय देयर म्यूचुअल ग्रेविटी। तो गैलेक्सी जो है उसके अंदर 100 या 100 से कम मेंबर भी हो सकते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लस्टर्स मे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज। दूसरी शेप इसकी जो है कि एक तो शेप यह है, ये ग्रुप्स की शक्ल में हो सकती हैं,
और दूसरी इसकी स्ट्रक्चर ये है कि ये क्लस्टर्स की सूरत में हो सकती हैं, और जो क्लस्टर्स की सूरत में है वहाँ थाउजेंड्स गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बना सकती हैं और 1000 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर हो सकता है। अब थोड़ा सा मिल्की वे के बारे में भी आपको बताता चलूँ। मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स द सोलर सिस्टम विद द नेम डिस्क्राइबिंग द गैलेक्सीज अपीयरेंस फ्रॉम द अर्थ। तो मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसको अंदर हमारा सोलर सिस्टम है और उसके अंदर हमारी ज़मीन है, अर्थ है, और हम इस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। और इस गैलेक्सी का नाम इसकी शेप की वजह से दिया गया है। अ हेजी बैंड ऑफ लाइट सीन इन द नाइट स्काई फॉर्म्ड फ्रॉम स्टार्स दैट कैन नॉट बी इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश्ड बाई द नेकेड आई। तो ये हमारी मिल्की वे है। ये रात के वक्त हम ज़मीन से देख सकते हैं, बहुत से स्टार्स इसके अंदर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। द गैलेक्सी मिल्की वे हैज़ मैनी आर्म्स। The major arm of the Milky Way galaxy are the Perseus arm, Sagittarius arm, Centaurus arm and Cygnus arms। इसके बहुत से आर्म्स हैं मिल्की वे के, और इसके ये जो पॉपुलर हैं इनमें ये परसस है, सेगिटेरियस है और सेंटोरस है और सिग्नस है। और सोलर सिस्टम इज़ इन अ माइनर आर्म कॉल्ड द ओरियन आर्म। उसमें हमारा सोलर सिस्टम जो है ये ओरियन आर्म जो मिल्की वे का है उसके अंदर ये मौजूद है। द रीजन इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मिल्की वे इट कॉल्ड गैलेक्टिक प्लेन। जहाँ पे हमारी मिल्की वे है उसको गैलेक्टिक प्लेन का नाम दिया गया है। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और सबसे नज़दीक जो हमारी गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू कंटेन 100 to 400 बिलियन स्टार्स एंड एट लीस्ट दैट नंबर ऑफ प्लैनेट। तो मिल्की वे के अंदर 100 से लेके 400 बिलियन, 100 से लेके 400 बिलियन के करीब स्टार्स हैं, और इसके साथ इनके सबके अपने अपने प्लैनेट्स भी हैं। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड एट द रेडियस ऑफ अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। और जो मिल्की वे का गैलेक्टिक सेंटर है इससे हमारा सोलर सिस्टम 27,000 लाइट ईयर्स के फासले पे है, ऑन द इनर एज ऑफ द ओरियन आर्म। और ये ओरियन आर्म में मौजूद है वन ऑफ द स्पाइरल शेप्ड कंसंट्रेशन ऑफ गैस एंड डस्ट। तो ये जो गैलेक्टिक सेंटर है ये स्पाइरल शेप की कंसंट्रेशन है गैसेस की और डस्ट की। तो ये हमारी मिल्की वे है। द गैलेक्टिक सेंटर इज एन इंटेंस रेडियो सोर्स नोन एज सैजिटेरियस आर्म, अ सुपरमैसिव ब्लैक होल ऑफ 4.1 मिलियन सोलर मासेस। और इसके अंदर मिल्की वे के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी है और जिसका मास सूरज के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। The oldest star in the Milky Way are nearly as old as the universe itself and thus probably formed shortly after the dark age of the Big Bang। और ये मिल्की वे के बारे में जो साइंटिस्ट ने एविडेंस इकट्ठा किया है उसके मुताबिक ये जैसे ही यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है और उसके साथ ही मिल्की वे की क्रिएशन हो गई थी, और इसमें यूनिवर्स के बहुत ओल्ड जो है स्टार्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। मिल्की वे देखने में इस तरह की लगती है, और ये उसका डायग्राम है या उसकी पिक्चर है। तो ये स्पाइरल शेप के अंदर है मिल्की वे हमारी, ये स्पाइरल है। ये मिल्की वे के गैलेक्सी के जो आर्म्स मैंने आपको बताए थे, और उसमें ये सेंटोरस आर्म है और ये आउटर आर्म है, ये परसेस आर्म है, ये ओरियन स्पार है, और ये हमारा सूरज है। ये इसके जो ओरियन आर्म है इसके अंदर है, ये इसका सेजिटेरियस आर्म है। तो इस तरीके से ये हमारी इसकी शेप बनती है, और ये इसका जो है वो गैलेक्टिक बार है, और इसके अंदर हमारी ये इसके डिफरेंट आर्म्स हैं। मिल्की वे का रेडियस 52,850 लाइट ईयर्स है, और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 बिलियन के करीब स्टार्स हैं, और इसका सन्स गैलेक्टिक रोटेशन पीरियड 240 मिलियन ईयर्स है, और सन्स डिस्टेंस टू द गैलेक्टिक सेंटर ये 24.4 किलो लाइट ईयर्स। Black hole. Black hole is a region where gravity is so strong that nothing, including light and other electromagnetic waves, is capable of possessing enough energy to escape it. तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट उसमें से गुजर नहीं सकती, उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। A black hole has a great effect on the fate and circumstances of an object crossing it, but it has no locally detectable features according to the general relativity. In many ways, a black hole acts like an ideal black body as it reflects no light. तो ब्लैक बॉडी में से
कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, कोई लाइट बाहर नहीं जा सकती, जो कुछ उसके अंदर लाइट जाती है वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। अ ब्लैक होल ऑफ स्टेलर मास फ्रॉम A black hole of stellar mass form when a massive stars collapse at the end of their life cycle। और ये ब्लैक होल उस वक्त बनते हैं जब किसी भी प्लैनेट का या किसी भी स्टार का जो मास है उस वक्त जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कोलैप्स होने के करीब होता है, तो उससे ब्लैक होल्स बनते हैं। आफ्टर अ ब्लैक होल हैज़ फॉर्म्ड इट कैन ग्रो बाई एब्जॉर्बिंग मास फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जब ये बन जाता है तो इसके बाद ये बड़ा होता रहता है और ये अपनी सराउंडिंग से मास जो है वो अटेन करके अपना साइज बड़ा करता रहता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ऑफ मिलियंस ऑफ सोलर मासेस फॉर्म बाई एब्जॉर्बिंग अदर स्टार्स एंड मर्जिंग विद अदर ब्लैक होल्स। तो ये स्टार्स जो है वो मिलियंस ऑफ सोलर मासेस तक बढ़ जाते हैं ब्लैक होल्स, और ये ब्लैक होल्स जो है वो दूसरे स्टार्स को एब्जॉर्व करते रहते हैं अपने आप, और इस तरह ये ब्लैक होल जो है ये बढ़ता रहता है। और वाया डायरेक्ट कोलैप्स ऑफ गैसेस क्लाउड, या क्लाउड जो गैसेस जो हैं वो जब कोलैप्स करते हैं तो उससे भी ब्लैक होल बढ़ता रहता है। देयर इज कंसेंसस दैट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट इन द सेंटर्स ऑफ मोस्ट गैलेक्सीज। और साइंसदानों का ख्याल ये है कि जितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं उनके सेंटर के अंदर जो है वो मैसिव ब्लैक होल्स हैं। स्टार्स पासिंग टू क्लोज टू द सुपर मैसिव ब्लैक होल कैन बी श्रेडेड इनटू स्ट्रीमर्स दैट शाइन वेरी ब्राइटली बिफोर बीइंग swallowed। तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जब इस सुपर मास के करीब से गुजरते हैं तो सुपर मास जो है वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद ये श्रेड हो जाते हैं और ये ब्लैक होल का हिस्सा बन जाते हैं। इफ अदर स्टार्स आर ऑर्बिटिंग अ ब्लैक होल देयर ऑर्बिट्स कैन बी यूज टू डिटरमिन द ब्लैक होल्स मास एंड लोकेशन। तो अगर कुछ और स्टार्स ऑर्बिट कर रहे हों ब्लैक होल के अराउंड, तो उन स्टार्स की मूवमेंट को देख के हम ब्लैक होल के साइज को और इसके मास को और इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मिल्की वे के अंदर जो ब्लैक होल है, दिस एरिया, ये इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ये मोस्टली जो गैलेक्सीज हैं उनके सेंटर में होता है। नेबुला। A nebula is a giant cloud of dust and gas in space। नेबुला बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है जिसमें गैस और डस्ट होती है, ये स्पेस के अंदर मौजूद होता है, इसको हम नेबुला कहते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन द स्पेस। सम नेबुलाए कम फ्रॉम द गैस एंड डस्ट थ्रोन आउट बाय द एक्सप्लोजन ऑफ ए डाइंग स्टार। और जो स्टार करीब होते हैं ख़त्म होने के, वो जब आखिरी स्टेज होती है उसमें, तो वो बहुत सी गैस और डस्ट जो है वो थ्रो करते हैं जिससे नेबुला बनते हैं। जिस तरह सुपरनोवा जो नेबुला है वो इस तरह डाइंग स्टार से बना है। अदर नेबुलाए आर रीजन्स वेयर न्यू स्टार्स आर बिगिनिंग टू फॉर्म। और दूसरे नेबुलाए ऐसे हैं जहाँ पे नए स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह नेबुलाए जो है ये या तो डस्ट और गैस हो सकती है जो डाइंग स्टार्स से वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाए, या ये डस्ट और गैस ऑलरेडी मौजूद होती है जिससे नए स्टार्स जो हैं वो बनते हैं। They are commonly associated with two parts of the life cycle of stars। First, they can be nurseries forming new baby stars। या तो ये डस्ट और जो क्लाउड्स होते हैं गैस के, इनमें से बेबी स्टार्स बनते हैं, नए स्टार्स बनते हैं, और ये नर्सरीज हैं उन स्टार्स के बनने की। सेकंड, एक्सपेंडिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट कैन मार्क वेयर स्टार्स हैव डाइड। या ये हो सकता है कि जहाँ पे स्टार्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लें, और उन स्टार्स की जब डेथ होने के करीब होती है तो वो बहुत सी ज़्यादा गैसेस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं और डस्ट रिलीज़ करते हैं, तो ये उससे भी नेबुलाइज जो है वो बन सकते हैं। हेलिक्स नेबुला इज़ अ प्लानिटरी नेबुला लोकेटेड इन द कॉन्स्टिलेशन एक्वायरस, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लुडविग हार्डिंग most likely before 1824। This object is one of the closest of all the bright planetary nebulae to Earth। तो दुनिया के सबसे करीब जो हमारा नेबुला है वो हेलेक्स है, और ये हेलेक्स की दरियाफ्त कार्ल लुडविग हार्डिंग ने 1824 में की थी, और इसका डिस्टेंस ज़मीन से 694.4 लाइट ईयर्स है। तो ये ज़मीन के करीब तरीन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका डिस्टेंस ज़मीन से 694 लाइट ईयर्स है। नेबुलाई देखने में ये रिंग नेबुलाई है, ये रिंग की सूरत में है, और ये हेलेक्स नेबुलाई है। तो देखने में नेबुलाई जो क्लस्टर ऑफ गैसेस है और डस्ट है वो इस तरह का नज़र आता है। स्टार्स। अ स्टार इज़ अ ल्यूमिनस स्फीरॉयड ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय सेल्फ ग्रेविटी। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ द सन।
स्टार एक ल्यूमिनस बॉडी है जो अपने ही ग्रेविटी के साथ वो एक इकट्ठी हुई होती है, अपनी ही ग्रेविटी के साथ वो जुड़ा होता है, इसको स्टार कहते हैं। ये ल्यूमिनस बॉडी है। मैनी अदर स्टार्स आर विजिबल टू द नेकेड आई एट नाइट। देयर इमेंस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ मेक देम अपीयर एज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लाइट। रात को हम बहुत से स्टार्स अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। वो छोटे छोटे स्टार्स हमें ल्यूमिनेशन बॉडीज़ नज़र आती हैं और वो हमें इस तरह लग रहा होता है कि ये ऐसे फिक्स पॉइंट हैं जहाँ से हमें लाइट मिल रही हो। तो ये बेसिकली जो स्पेस के अंदर दूसरे स्टार्स हैं जो हमें ज़मीन से नज़र आते हैं, ये वो है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हुआ है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये स्टार्स होते हैं। देयर आर 7 स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ देयर सरफेस। सरफेस के टेम्परेचर के लिहाज से स्टार्स को 7 क्लासेस में तकसीम किया गया है, या इनको 7 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग टेम्परेचर दे आर O, B, A, F, G, K एंड M। और इनकी ये क्लासिफिकेशन जो टेम्परेचर के हिसाब से की गई है, ये O, B, A, F, G, K और M है। O stars are the very hottest, brightest stars, and M stars are the very coolest and dimmest stars। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो जो O कैटेगरी के स्टार हैं ये बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और ये बहुत ब्राइट होते हैं। और जैसे जैसे इनकी कैटेगरी डाउन होती जाती है तो इनकी ब्राइटनेस ख़त्म होती जा रही है और इनका टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। तो कैटेगरी O के जितने भी स्टार्स हैं ये बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और कैटेगरी M के जो स्टार हैं ये बहुत कूल हैं, कंपैरेटिवली कूल हैं, और ये लाइट जो है, इनकी ब्राइटनेस जो है वो भी कम है। द सन इज़ इन G टाइप, मेन सीक्वेंस स्टार। ये हमारा सूरज जो है वो G टाइप में है और ये उन स्टार में शामिल होता है जहाँ पे बहुत जो कम दर्जे के गर्म स्टार हैं ये उनमें शामिल होता है। दिस मीन्स इट इज़ इन अ वाइट ड्राफ्ट स्टार appearing yellow when viewed from outer atmosphere, that is in the middle of its life, currently fusing hydrogen atoms into helium in its core। तो ये उन स्टार्स में से है जो अपनी मिडल लाइफ के अंदर पहुंच गए हैं, यानी इन्होंने अपनी आधी उम्र जो है वो गुजार ली है। और ये 13.8 बिलियन का अगर हम सफ़र देखें तो उसमें पहले ये बने थे स्टार्स। और हमारी मिल्की वे जो है वो उन मिल्की वेज में है जो शुरू में बन गई थी। तो इस तरीके से ये 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए हैं हमारे मिल्की वे को, और उसमें हमारे सूरज को बने हुए भी ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 13 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। तो ये हाफ वे अपनी लाइफ का पूरा कर चुका है। करंटली फ्यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स इनटू हीलियम, और ये फ्यूजन का प्रोसेस इसमें जारी है जिससे ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, जिससे इसके अंदर से हीट निकल रही है और ल्यूमिनेशन हो रही है या रोशनी हो रही है। स्टार की जो टाइप्स मैंने आपको अभी बताई थी उसमें O टाइप का जो स्टार है उसका 30,000 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है, कलर इसका ब्लू होता है और ये रेयर है। इसी तरह B जो है वो 20,000 से 30,000 तक और ब्लू वाइट है और ये भी रेयर है। और A कैटेगरी के जो हैं वो 10,000 से 20,000 केल्विन तक ये वाइट है और ये भी रेयर है। F कैटेगरी 7,000 से 10,000 तक ये वाइटिश येलो और ये अबंडेंट में पाए जाते हैं। और इसी तरह G जो है ये 6,000 से 7,000 केल्विन, ये देखने में येलो होते हैं और ये भी अबंडेंट है। और K जो है ये 5,000 से 6,000 केल्विन तक ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर में है और अबंडेंट में पाए जाते हैं। और M जो है ये 5,000 केल्विन और इससे लोअर है और ये रेड होंगे और ये अबंडेंट में पाए जाते हैं। तो हमारा जो है वो स्टार जो है सूरज वो इसमें G कैटेगरी में। Astronomers estimate that the universe could contain up to 1 septillion stars, that is 1 followed by 24 zeros। तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि इस वक्त यूनिवर्स में 1 सेप्टिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और सेप्टिलियन जो है वो एक के साथ अगर 24 ज़ीरो लगा दिए जाएं तो ये फिगर जो है ये सेप्टिलियन होगी। तो हमारी यूनिवर्स के अंदर एक सेप्टिलियन, तो हमारी यूनिवर्स के अंदर 1 सेप्टिलियन स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं। Our Milky Way alone contains more than 100 billion, including our most well-studied star, the Sun। सिर्फ हमारे मिल्की वे के अंदर 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनमें हर स्टार के साथ उसका अपना एक प्लैनेट सिस्टम भी मौजूद है। तो ये हमारा सूरज भी उनमें से एक स्टार है जो मिल्की वे के अंदर 1 बिलियन स्टार्स हैं। तो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कितने स्टार्स हैं और मिल्की वे के अंदर कितने स्टार्स हैं।
Star is a giant ball of a hot gas, mostly hydrogen, with some helium and small amount of other elements. तो ज़्यादातर जो स्टार्स हैं इनके अंदर ये हाइड्रोजन है और ये बहुत बड़े गर्म गैसेस जो हैं वो उनका मरकज़ कहलाया जाता है, या वो एक बॉल है जो हॉट गैसेस से बना हुआ है जिसमें मोस्टली स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन है और कुछ में हीलियम है. एवरी स्टार हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल ranging from a few million to a trillion of years and its properties change as it ages. तो हर स्टार का एक अपना लाइफ साइकिल है और बाज़ स्टार का लाइफ साइकिल मिलियन और ट्रिलियन ईयर्स तक है, और बाज़ स्टार ऐसे हैं जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के साथ ही बन गए थे और अभी तक वो उसी तरह अपनी लाइफ साइकिल में से गुजर रहे हैं, और हर किसी का अपना लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है और ये वक्त के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी तब्दीली आती रहती है. एट द बिगिनिंग of the end of a star's life, its core runs out of hydrogen to convert into helium. जब इसका लाइफ साइकिल का आखिरी पीरियड शुरू होता है तो उसमें इसके अंदर से फिर हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो हीलियम में कन्वर्ट करना बंद कर देता है. तो ये उसकी डाइंग स्टेज होती है जिस पे जाके स्टार जो है वो अपना हाइड्रोजन कंज्यूम कर लेता है सारी और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है हीलियम में, और हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो उसकी इल्यूमिनेशन भी ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजन क्रिएट्स प्रेशर इनसाइड द स्टार दैट बैलेंसेस ग्रेविटी टेंडेंसी टू पुल मैटर टुगेदर, सो द कोर स्टार्ट्स टू कोलैप्स. तो इस तरीके से जो फ्यूजन का प्रोसेस उसके अंदर होता है वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है उसके अंदर, स्टार के अंदर, कि वो ग्रेविटी की जो टेंडेंसी है दैट पुल मैटर टुगेदर, और वो अपने सारे मैटर को अपनी तरफ खींच लेती है, कोर की तरफ खींच लेती है, और इस तरीके से वो स्टार जो है वो अल्टीमेटली हाइड्रोजन जब ख़त्म हो जाती है तो वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है. तो स्टार्स अपना लाइफ टाइम पूरा करने के बाद कोलैप्स हो जाते हैं, और जब वो कोलैप्स होते हैं तो वो नेबुलाइज की फॉर्म में आ जाते हैं. Types of stars. Stars that are stably undergoing nuclear fusion of hydrogen into helium are called main sequence stars. तो जो स्टार्स हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहे हों और वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हों उसको हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं. तो एक इसकी किस्म हो जाती है जिसको हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं. तो हमारा सन जो है वो एक मेन सीक्वेंस स्टार में से है. दिस इज़ द लार्जेस्ट फेज ऑफ स्टार्स लाइफ. द स्टार्स luminosity, size and temperature will slowly change over millions or billions of years during this phase. तो जो सीक्वेंस स्टार है उसने अपनी ल्यूमिनोसिटी, साइज और टेम्परेचर ये वक्त के साथ साथ चेंज करना है, और ये चेंज इतनी स्लो होती है दैट इट मे टेक मिलियंस और बिलियंस ईयर्स अर्थ स्पेस में से वो गुजरता है स्टार. द स्टार्स गैस प्रोवाइड इट्स फ्यूल and its mass determines how rapidly it runs through its supply, with lower mass stars burning longer, dimmer and cooler than very massive stars. तो जिस हिसाब से उसका फ्यूल बर्न हो रहा है वो डिसाइड करता है कि इसकी लाइफ कितनी है, और अमूमी तौर पर जो लोअर मास स्टार्स होते हैं वो ज़्यादा बर्न करते हैं और वो ज़्यादा लाइट उनकी डिम होती है और वो कूलर होते हैं, जबकि जो मैसिव स्टार्स होते हैं उसमें बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लुमिनेट करते हैं लेकिन उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कम होता है. मोर मैसिव स्टार्स मस्ट बर्न फ्यूल एट अ हायर रेट टू जनरेट द एनर्जी दैट कीप्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग अंडर देयर ओन वेट. जो बड़े स्टार्स होते हैं वो उसका बर्निंग ऑफ फ्यूल का रेट ज़्यादा हायर होता है और इससे वो अपनी एनर्जी जो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने वेट की वजह से कोलैप्स ना हो जाए. सम लो मास स्टार्स विल शाइन फॉर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लॉन्गर दैन द यूनिवर्स हैज़ करंटली एग्जिस्टेड. और बाज़ ऐसे स्टार्स होंगे जो लो मास होंगे कि वो ट्रिलियन ऑफ ईयर्स तक वो शाइन कर सकते हैं. तो इस तरीके से उनका मास और उनकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो डिसाइड करती है कि उसकी एज साइकिल जो है वो स्टार का क्या होगा. Planets. Planet is a large, rounded astronomical body that is neither a star nor its remnant. Planet एक राउंड शेप की लार्ज बॉडी है जो स्टार नहीं है और ना कभी वो किसी वक्त स्टार का हिस्सा रही है. बेस्ट अवेलेबल theory of planet formation is the nebular hypothesis, which posits that an interstellar cloud collapses out of a nebula to create a young protostar orbited by a protoplanetary disk.
तो इससे इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है कि जब क्लाउड जो है वो कोलैप्स करते हैं आउट ऑफ ए नेबुला, तो उससे फिर यंग प्रोटोस्टार्स जो है वो बनते हैं और ये ऑर्बिट करते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की सूरत में। तो इससे फिर प्लैनेट्स बनते हैं। प्लैनेट्स ग्रो इन दिस डिस्क बाय द ग्रेजुअल अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ड्रिवन बाय ग्रेविटी। तो जैसे जैसे ग्रेविटी उनके ऊपर असरअंदाज होती है, उनका डिस्क का साइज बड़ा हो जाता है और उससे फिर ये प्लैनेट जो है वो ग्रो करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट अडॉप्टेड बाय IAU says a planet must do three things. नंबर 1, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, ये किसी स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करना चाहिए। इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू अ स्फेरिकल शेप, इसकी इतनी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ग्रेविटी इसकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस ग्रेविटी की वजह से ये स्फेरिकल शेप बना सकता हो। नंबर 3, इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी हैज़ क्लियर्ड away any other object of a similar size near its orbit around the star। और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर इसके साइज़ का कोई और ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आ जाए तो इसकी ग्रेविटी अपने ऑर्बिट में उसको निकाल सकती हो। जिस स्टार के गिर्द ये घूम रहा है उसके ऑर्बिट में अगर कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसकी ग्रेविटी उसको पुश करके उस ऑर्बिट में से निकाल सकती हो। तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो फिर हम कहेंगे कि वो प्लैनेट है। प्लैनेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लैनेट्स 2 तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर क्लोज टू सन, दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली रॉक्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ये रॉक्स के बने होते हैं और ये सूरज के करीब होते हैं। जो हमारे सोलर सिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, ये सूर्य के करीब हैं और ये रॉकी स्टार्स हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। अदर प्लैनेट्स आर जोवियन प्लैनेट्स दैट आर गैसियस प्लैनेट्स एंड आर अवे फ्रॉम सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर दी जोवियन प्लैनेट्स। ये गैस से बने होते हैं और ये इनको हम जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। The prevailing theory is that planets are formed during the collapse of a nebula into a thin disk of gas and dust। तो planets जो हैं ये nebula से बनते हैं, जब वो nebula collapse होता है तो उसकी वजह से बनते हैं। A protostar forms at the core surrounding by a rotating protoplanetary disk। तो स्टार जो है वो सेंटर में बनता है और जो प्लानिटरी डिस्क होती हैं ये उसकी सराउंडिंग में बनती हैं। Through accretion, a process of sticky collision, dust particles in the disk steadily accumulate mass to form ever larger bodies। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। इसके ज़रिए वो मास इकट्ठा करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो कोलाइड करते ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इससे उसका मास ज़्यादा होता रहता है और वो लार्जर बॉडीज़ बनती रहती हैं। लोकल कंसंट्रेशन ऑफ मास नोन एज प्लैनेटिसिमल्स फॉर्म एंड दीज एक्सेलरेट द एक्रीशन प्रोसेस by drawing in additional material by their gravitational attraction। तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये मास एकमुलेट करते हैं और प्लैनेट अपने साइज में बड़े होते रहते हैं। ये उस वक्त होते हैं जब ये फॉर्मेशन के प्रोसेस में हो। अब थोड़ा सा मैं आपको ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बता दूं। ड्वार्फ प्लैनेट इज अ स्मॉल प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट दैट इज इन डायरेक्ट ऑर्बिट अराउंड द सन, मैसिव इनफ टू बी ग्रेविटेशनल राउंडेड but insufficient to achieve orbital dominance like the 8 classical planets of the solar system। dwarf planet वो होता है जो सन के गिर्द घूम रहा है, उसके ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको ग्रेविटेशनल शेप राउंड की दे सके, और वो इनसफिशेंट ऑर्बिटल डोमिनेंस है कि अपने रास्ते में आने वाली जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्लियर नहीं कर सकता। और ये 8 क्लासिकल जो प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर है ये उससे मुख्तलिफ होता है।
prototypical dwarf planet is Pluto, which for decades was regarded as the planet before the dwarfed concept was adopted in 2006. 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2006 के बाद इसका ये स्टेटस चेंज करके प्लैनेट से इसको ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पर फिर इसको तस्लीम किया गया। Astronomers estimate that there could be as many as 200 dwarf planets in the solar system. तो सोलर सिस्टम में इस वक्त 200 के करीब जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। The last criterion is the point at which planets and dwarf planets differ. तो ये आखिरी क्राइटेरिया जो पिछली स्लाइड में बताया था, ये फ़र्क है सिर्फ प्लैनेट्स में और ड्वार्फ प्लैनेट में कि प्लैनेट का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उसके ऑर्बिट में आने वाले कोई दूसरे ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो वो उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुश से क्लियर करा लेता है, जबकि ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा नहीं कर सकते। द प्लैनेट्स ग्रेविटी आइदर अट्रैक्ट्स और पुशेस अवे द स्मॉलर बॉडीज दैट वुड अदरवाइज इंटरसेक्ट इट्स ऑर्बिट। जब भी कोई एक्सटर्नल बॉडी या कोई और दूसरा प्लैनेट जो है वो इसके मदार में या इसके ऑर्बिट में आने की कोशिश करे तो इसकी जो ग्रेविटी है या इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको या अट्रैक्ट कर देगी या उसको पुश कर देगी। द ग्रेविटी ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट इज़ नॉट सफिशेंट टू मेक दिस हैपन, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट जो है उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ये अमल कर सके। प्लूटो इज़ द मोस्ट वेल नोन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट्स। Since its discovery in 1930 and until 2006, it had been classified as the 9th planet of the Sun. Pluto's orbit was so erratic, however, that at times it was closer to the Sun than the 8th planet Neptune. तो ये ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये प्लूटो पहले प्लैनेट समझा जाता था, 1906 में फिर इसकी कैटेगरी को चेंज करके तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इस वक्त जो 200 के करीब ड्वार्फ प्लैनेट हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मेकमेक, हाउमिया, टेरेसिस, एरिस और प्लूटो। तो ये इम्पोर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट हैं जिस वक्त जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं। अब अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट। तो स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस भी क्वेश्चन पे अक्सर बार पूछा गया है। तो स्टार का मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, मोस्टली इन अ प्लाज्मा स्टेट, और प्लैनेट्स कैन बी मेड ऑफ रॉक, आइस, गैस एंड वाटर। इनकी तश्कील का फ़र्क है। प्लैनेट्स, स्टार्स डज नॉट हैव टू बी ऑर्बिटिंग एनीथिंग बट कैन समटाइम्स ऑर्बिट एन अदर स्टार। तो स्टार ऑर्बिट नहीं करते किसी चीज़ को, जबकि प्लैनेट जो है ये ऑर्बिट करते हैं किसी न किसी स्टार को। स्टार्स एमिट लाइट एंड प्लैनेट्स डोंट एमिट लाइट। स्टार्स हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट इन इट्स सिस्टम विद एक्सेप्शन ऑफ अदर स्टार्स। ये एक अपना हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑलवेज कोल्डर दैन द स्टार। ये प्लैनेट उस स्टार से कोल्डर होता है जिसके अराउंड ये ऑर्बिट करता है। अंडरगोइंग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, स्टार के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस जारी है जिससे ये इल्यूमिनेट होता है और हीट जनरेट करता है, और प्लैनेट जो है इसके अंदर फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता। तो ये फ़र्क है बिटवीन स्टार एंड दी प्लैनेट। अगर आपने एक्सटेंसिव स्टडी करनी है या और चीज़ें पढ़नी है तो इसमें फ्रैंकोइस कॉम्बेस की गैलेक्सीज फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन, और साइमोर साइमन की गैलेक्सीज, और मार्क एच जॉन्स की इंट्रोडक्शन टू गैलेक्सीज एंड कॉस्मोलॉजी, और सिडनी वैन डी बर्ग की गैलेक्सीज मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और इससे हट के कुछ और किताबें भी हैं जिसमें आइन रिडपैथ की स्टार्स एंड प्लैनेट्स द मोस्ट कंप्लीट गाइड टू द स्टार्स, और डॉक्टर माइक गोल्डस्मिथ की स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जॉन बैली की द बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और एमली बॉन की बिग बुक ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और टॉम स्टेसी की सन, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो ये वो कुछ किताबें हैं जहाँ पे आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं अगर आपने अपने नोट्स बनाने हैं या एक्सटेंसिव स्टडी करनी हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे बात करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।